हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं हमारी एजुकेशन की सीरीज का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था वैदिक काल की शिक्षा के बारे में, फिर हमने जाना था बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। अब मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए अब शिक्षा प्रणाली की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। इस्लामिक शिक्षा भारतीय इतिहास का मध्य युग मुस्लिम युग के नाम से जाना जाता है। इसे हम मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थात मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व बना रहा। देखिए, इस्लामिक जो शिक्षा है इसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे इसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा भी बोलते हैं, इसे हम इस्लामिक शिक्षा जो पढ़ रहे हैं वो भी बोलते हैं, इसे हम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। अब रीजन क्या है कि इसे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आखिर क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ पर मुसलमानों का शासन हुआ करता था, जब हमारे यहाँ पर मुसलमान आए थे, तो उसको जब हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो उसे मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में मध्यकाल में सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का था, इसलिए इस समय की शिक्षा प्रणाली को मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया है। अब इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कब से कब तक था, तो ये 1206 से 1757 ईस्वी तक था, जहां पर इस शिक्षा का प्रचार प्रसार बना रहा। आप कभी इतिहास पढ़े होंगे इसका भारत का, तो आपने देखा होगा कि 1206 के आसपास जब सल्तनत काल जो कि शुरू हुआ था, और इसे माना जाता है जब मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी के समय से हम इसे सल्तनत काल मानते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसको हराकर दिल्ली पर अपना शासन जमाया था। फिर उसके बाद जो गुलाम वंश आया, तो उसने अपना जो भी शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको बोलते हैं उसको दे दिया। फिर वहां से गुलाम वंश हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद वहीं से इसके बाद हमारा मुगल काल आया। यानी वहां तक पूरा देखा जाए तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिनने शासन किया वो मुगल ही थे। तो वहां तक जो भी प्रणाली चली है वो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कही जाएगी। और पहले जितनी भी शिक्षा व्यवस्थाएं थी, हम देखते हैं कि उसमें धर्म आधारित शिक्षा चूंकि हमको ज्यादा देखने को मिलती है, यानी मेन जो उनका टारगेट था, पर्पस था, वो धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था। इसके बाद ही अन्य शिक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया जाता था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिम शासकों ने भारत में शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार करना था, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन भी किया गया। मतलब मुख्य उद्देश्य जो था वो मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। जैसे इसके पहले भी हमने जितनी व्यवस्थाएं देखी हैं उनका भी यही पर्पस था, पहले धर्म का प्रचार करो फिर अन्य बातों को उसमें सम्मिलित करो। सेम ऐसा यहाँ पर मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी हुआ था। अब देखते हैं मध्यकालीन युग में शिक्षा का विभाजन। इसके पहले जो भी मैंने दो वीडियो बनाए थे उसमें हमने देखा था वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में।
तो वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा के समान इस्लामिक शिक्षा में भी शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। पहले हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। अब ये मकतब है क्या, अगली लाइन में देखते हैं। मकतब अरबी भाषा का शब्द कुतुब से बना है, यानी जो मकतब शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है। किस शब्द से? कुतुब शब्द से लिया गया है। यहाँ पे कुतुब का अर्थ होता है लिखना। मतलब मकतब का यदि अर्थ निकाला जाए तो मकतब का अभिप्राय उस स्थान से है जहां पर लिखना सिखाया जाता था। चूंकि वहां पे ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, पढ़ना भी सिखाया जाता था, मगर लिखना मेन इसका उद्देश्य था। तो जहाँ पे लिखना पढ़ना सिखाया जाता है उसको हमने यहाँ पे मकतब कहा है। ठीक है, आगे है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह को हम मान सकते हैं विद्यारंभ संस्कार के समान। जैसे हमने इसके पहले वैदिक काल में भी देखा था, उपनयन संस्कार हुआ है, और बौद्ध काल में भी हमने पबज्जा संस्कार देखा है। वैसे इस्लाम धर्म की बात करें तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जिसको हम विद्यारंभ संस्कार भी मान सकते हैं। इसमें जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, आप 4 का आंकड़ा याद कर सकते हैं, 444। ठीक है, तो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तब ये संस्कार संपन्न किया जाता था। फिर उसके सामने कुरान का 55वां अध्याय रखा जाता था, मतलब उसे कुरान का 55th नंबर का अध्याय पढ़ने के लिए दिया जाता था। मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाते थे। बालक भी उन्हें दोहराता था। दोहराने में असमर्थ होने पर बालक द्वारा बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त समझा जाता था। इसका मतलब है कि जब मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और यदि हम देखते हैं कि बच्चा उसे दोहराने में असमर्थ है, तो यदि वो बिस्मिल्लाह भी यदि कह देता है तो उसका विद्यारंभ का जो अपन बोल सकते हैं शुरुआत मानी जाती थी। अगला है मकतब में प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन। प्रचलन कैसा था मकतब में? तो पहला है कि पहली जनसाधारण के लिए शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था और उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लिखने की शिक्षा और उच्चारण पर भी बल दिया जाता था। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि वहां पर रटने पर विशेष बल दिया जाता था। तो ये चीज अपन को याद रखना है। आगे है दूसरी शहजादों के लिए शिक्षा। देखिए दूसरी जो शिक्षा हुआ, पहले तो जनसाधारण के लिए थी, मतलब सभी लोगों सभी जनों के लिए थी। दूसरी थी शहजादों के लिए। शहजादों के लिए शिक्षा में क्या रखा गया है कि शहजादे अपने पिता के संरक्षण में रहते थे। वो कहीं बाहर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते थे, बल्कि वो अपने पिता के ही संरक्षण में रहा करते थे, पास में रहा करते थे। और उनकी शिक्षा के लिए मौलवी रखा जाता था। उनको शिक्षा देने के लिए मौलवी साथ में रखे जाते थे और उन्हें अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान जो सिखाया करता था। अगला है शिक्षा व्यवस्था राज्य व धनी लोगों के द्वारा दी जाती थी, यानी जो शिक्षा देने का काम था वो धनी लोगों के द्वारा और दिया जाता था। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप था। देखिए बहुत सरल शब्दों में लिखा है मैंने और बहुत इजी आपको दिख भी रहा होगा कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। सीधी सी लाइन है कि जो उच्च शिक्षा है उसको मदरसों में दिया जाता था। मदरसा शब्द लिया कहाँ से गया है? तो देखते हैं कि मदरसा शब्द अरबी भाषा के शब्द दरस से बना है। दरस का अर्थ होता था भाषण देना। तो सीधे सा मतलब ये हुआ कि मदरसा वह स्थान है जहां पर भाषण दिया जाता था। मकतब की शिक्षा समाप्त होने के बाद
जैसे ही प्रारंभिक शिक्षा खत्म होती थी मकतब में, उसके बाद मदरसे में प्रवेश किया जाता था। यानी प्रारंभिक शिक्षा खत्म करने के बाद बच्चा अब मदरसे में प्रवेश ले सकता था। प्रवेश के समय कोई भी विशेष संस्कार नहीं था या कोई भी विशेष रस्म नहीं की जाती थी। मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा डिटेल में हुआ करता था और अध्यापन की अवधि 10 से 12 वर्ष तक हुआ करती थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रारंभिक शिक्षा में अ, 2 प्रकार देखे थे कि मकतब में किस प्रकार से 2 प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के प्रचलित थे, जनसाधारण के लिए शिक्षा और शहजादों के लिए शिक्षा। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम रखा गया था मध्यकालीन शिक्षा में। तो जो उच्च शिक्षा है जो कि मदरसों में दी जाती थी, इसमें पाठ्यक्रम 2 प्रकार से थे। एक था लौकिक शिक्षा और दूसरी थी धार्मिक शिक्षा। देखिए, लौकिक शिक्षा में वे शिक्षा आती है जिसमें जीवन निर्वाह से संबंधित शिक्षा दी जाती है। जैसे एक टाइप से हम बोल सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा के समान जो शिक्षा दी जा रही है, उसको हम लौकिक शिक्षा यहाँ पे मान के चलते हैं। इसके अंतर्गत अरबी, फारसी भाषाओं का साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि आदि की शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती थी। दूसरी है धार्मिक शिक्षा, धर्म आधारित शिक्षा, मतलब जो हमें जीवन के निर्माण, उससे मुक्ति यानी निर्वाण, इनसे संबंधित जो ज्ञान देती थी, उसको हम धार्मिक शिक्षा यहाँ पर मान के चलते हैं। इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म से जुड़ी बातें, इस्लाम धर्म की शिक्षा, इसमें उनके कुरान का गहन अध्ययन करना, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि चीजों को इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अब हम देखते हैं मदरसों की शिक्षा पद्धति के बारे में। तो मदरसों की शिक्षा का माध्यम फारसी हुआ करता था। मतलब जो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जा रही है, उसमें शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु मुस्लिमों के लिए अरबी सीखना भी अनिवार्य था। परंतु उसमें जो मुस्लिम बालक हुआ करते थे, जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उनको अरबी सीखना कंपलसरी था। अब बात करते हैं राजपदों की। तो उस पर फारसी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। फिर है मदरसों में शिक्षण मौखिक रूप से ही दिया जाता था। मतलब इसमें जो शिक्षा है वो मौखिक रूप से दी जाती थी और जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको रटने पर अधिक बल दिया जाता था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, रटने की प्रक्रिया पर यहाँ पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। अगला है छात्रावास में। छात्रावास वाले मदरसे में शिक्षक एवं छात्र साथ में रहते थे। मतलब शिक्षक और जो छात्र है वे साथ में रहा करते थे। परंतु यहाँ पर अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था। जैसे आपने कभी देखा होगा, ये भी जो भी मारने पीटने की जो एक परंपरा चालू हुई है ना, मतलब मारना पीटना, लात से मारना, छड़ी से मारना, ये सब यहीं से हुई है। तो मतलब यदि जो बालक अनुशासन तोड़ता था तो उनको दंड भी दिया जाता था, मारा पीटा भी जाता था, छड़ी से मारा जाता था, मतलब किसी भी ढंग से, मगर उसको सजा जरूर मिला करती थी। अगला है मदरसों में शिक्षकों को उस्ताद, मतलब वहां पे जो मदरसों में उच्च शिक्षा देने का काम करते थे, जो टीचर्स थे, उनको उस्ताद कहा जाता था और जो छात्र थे उनको शागिर्द कहते थे। मदरसों की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व राज का नहीं था, क्योंकि उसे उस समय शिक्षा के लिए राज्य द्वारा कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी जैसे कि आज की जाती है। परंतु राज्य की ओर से कभी-कभी आर्थिक सहायता दी जाती थी। जैसे यदि उनको किसी मदरसों का काम बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पे राज्य उनको सहायता प्रोवाइड करा देता था। अगला है मध्यकालीन शिक्षा में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली का प्रचलन नहीं था। कोई एक बोल सकते हैं कि
व्यवस्थित रूप नहीं था वहाँ की परीक्षा प्रणाली का। शिक्षक अपना विवेक यूज करके या खुद से ही अपने विवेक से देख लेता था कि कौन बच्चा अगली कक्षा में जाने लायक है या नहीं, और जो बच्चा उनको लगता था कि अगली कक्षा में भेजने लायक है, तो उसको टीचर स्वयं ही अगली कक्षा में तरक्की दे दिया करते थे। अगला है, किसी विषय में गहन अध्ययन एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्रों को उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे यदि कोई बालक है, किसी पर बहुत अच्छा उनकी प्रतिभा प्रदर्शित वो कर रहे हैं, अपना अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं, तो उनको विभिन्न उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता था। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे साहित्य काबिल, साहित्य में कोई अच्छा ज्ञान रखता है तो उसको साहित्य काबिल से सम्मानित किया जा सकता था। जैसे धर्मशास्त्र आलिम, जिसको धर्मशास्त्र का अच्छा नॉलेज था उसको धर्मशास्त्र आलिम कहा जाता था। अगला है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र से जुड़ा अच्छा जो नॉलेज रखता था उसको तर्कशास्त्र काबिल के नाम से जाना जाता। आइए अब हम जानते हैं मध्यकालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख केंद्रों के बारे में। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में पहला केंद्र था जैसे दिल्ली। ये देखिए, ये है दिल्ली का प्रमुख केंद्र जहां पर मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली में मुस्लिम शासकों ने अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया था। अगला है आगरा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आगरा का आगरा में खोला गया प्रमुख शिक्षा का केंद्र जहां पर मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी। अगला है जौनपुर। ये यूपी में स्थित है। जौनपुर में भी मस्जिदों से संबंधित मदरसों का निर्माण किया गया था। अगला है मालवा। मालवा में भी सबसे पुराने मदरसे आज भी देखने को मिलते हैं। अब है बीदर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है बीदर। बीदर भी इस शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे। हर शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि बालक में अच्छे ज्ञान का विकास हो, उसमें एक अच्छी नैतिकता का विकास हो। वैसे मुस्लिम शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य थे। पहला है ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार। मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया था कि दान में धन देने की बजाय अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि छात्रों की कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र होती है। यानी यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपने धर्म का एक तो प्रचार करना, साथ ही साथ ज्ञान का प्रचार करना, कि ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर छात्र का को ज्ञान अर्जित करना ये उसका एक
अपन बोल सकते हैं अधिकार माना गया। अगला है इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रसार करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, और जितना हो सके अपने धर्म का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके, इसको वो अपना एक टाइप से कर्तव्य माना करते थे। अगला है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। अ, इस शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना चाहते थे। क्योंकि जब मुस्लिम यहाँ पर आए थे, हमारे यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट था, यहाँ पे अलग चला करता था। तो एक टाइप से दोनों में विषमता है चूँकि, तो वो चाहते थे कि वो अपने सभ्यता का, अपनी संस्कृति का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे प्रसार कर सकें, जिससे वो लोग भी उनकी संस्कृति का पालन करें। अगला है धार्मिकता का समावेश। इस्लाम धर्म में जो शिक्षा दी जा रही थी, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि लोगों में या बालकों में धार्मिकता का समावेश करवा पाना। जैसे मुस्लिम शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य ये भी था, धर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धार्मिकता का समावेश आवश्यक है। इसलिए मकतबों एवं मदरसों को साधारणतः मस्जिदों से संबंधित किया जाता था, जहां पर लोग सामूहिक नमाज पढ़ा करते थे। इसलिए वहां के लिए एक सामान्य बात ये हुआ करती थी। अगला है नैतिकता पर विशेष बल। सभी शिक्षाओं की भांति यहाँ पर भी नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। इस पर स्वयं हजरत मोहम्मद ने भी न केवल ईमानदारी की शिक्षा दी, बल्कि स्वयं भी बाल्यावस्था से ईमानदारी के लिए वे प्रसिद्ध थे। इस्लामी शिक्षा का अगला उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। अ, इस शिक्षा में चरित्र निर्माण को भी बहुत बल दिया गया है, क्योंकि ताकि बच्चे में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, अच्छे उनके अंदर आचरणों का निर्माण हो सके। इसलिए इस पे चरित्र निर्माण पे भी बहुत ज्यादा विशेषकर ध्यान दिया गया है। अगला है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। देखिए जो मुसलमान थे, वो संपूर्ण भारत बोल लें या हर स्थान की बात कह लें, सब में अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि जब मुसलमान यहाँ पर आए थे, तो आप देखे होंगे कि जो हमारी सभ्यता है और उनकी जो सभ्यता थी, वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो वो हमारी संस्कृति को या हमारी सभ्यता को प्रभावित करके अपनी सभ्यता या संस्कृति को यहाँ पर आधार बनाना चाहते थे। अब हम देखते हैं इस्लामी शिक्षा के कौन-कौन से गुण थे। पहला है निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा से मतलब है कि जो मुस्लिम काल में शिक्षा का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा संस्थाओं का सारा व्यय वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के महाराजा थे, वही उठाया करते थे। अगला है शिक्षा की अनिवार्यता। तो मुसलमान बालकों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। इस्लाम धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब शिक्षा प्राप्त करना एक धार्मिक कर्तव्य माना गया था। इसमें महिलाओं को स्थान नहीं था, पर जितने भी बालक थे उनको शिक्षा दी जानी अनिवार्य थी। अगला पॉइंट है साहित्य का विकास। मध्यकालीन शिक्षा में साहित्य का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था, क्योंकि मुस्लिम शासकों के दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया जाता था। इसलिए इस काल में साहित्य के विकास में भी बहुत ज्यादा सहायता मिली थी। अगला पॉइंट है आदर्श गुरु शिष्य संबंध। इस्लाम धर्म में जो गुरु शिष्य संबंध थे वो अच्छे माने गए हैं, मधुर माने गए हैं। सेम वैदिक और बौद्ध काल में जिस प्रकार गुरु शिष्य के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे, उनका बॉन्ड अच्छा हुआ करता था, यहाँ पर भी गुरु और शिष्य का संबंध अच्छा हुआ करता था। तो ये थी
हमारी इस्लाम या मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित जानकारी। बहुत जल्द मैं एजुकेशन सीरीज का अगला वीडियो लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।